जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप बढ़िया से सीखेंगे तो आपके 10वीं का जो मैथ है वो एकदम आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली हम आपको 10 का मैथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, 10 का मैथ जो होगा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 का गणित जो होगा उसका पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहले लेसन से स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक जो जानकारी है जो इस चैप्टर में आपको आगे मिलेगी उसको उसी चैप्टर के आधार पर ना बता के हम उसको पहले ही बता देते हैं। अगर इन सब कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि ये संख्या अंक के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम गणित के बारे में जानते हैं तो उसमें गिनती आती हैं, कुछ नंबर्स आते हैं, यही सब आते हैं। तो इनमें जो अंक होता है वो अलग चीज़ होती है और जो संख्या होती है वो अलग है। अंक की बात करें तो अंक होते हैं 10। कितने होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं। अब 10 कौन कौन से अंक होते हैं? 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। केवल 10 ही डिजिट होते हैं। अंक की बात करें तो कितने होते हैं? केवल 10 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर संख्या की बात करें तो संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत संख्याएं होती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। 24 हो गया, 1516 हो गया, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो कि ऐसे करके दिखेंगे। तो ये संख्या क्या, अंक क्या है? तो अंक आपको समझ में आया कि जो ये जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है 0 से लेके 9 तक, इन सब के समूह को ही क्या कहा जाता है? यानी इन सब के समूह को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम में से उठा के बहुत सारे 2 डिजिटों को देखिए, 2 और 4 को लिखा तो हमने एक संख्या बन ली। तो इसी प्रकार से संख्या और संख्या और नंबर अलग होते हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्याओं को प्रेजेंट करने के, मतलब संख्याओं को दिखाने के लिए जो हम पद्धति का यूज़ करते हैं, जो हम सिस्टम का यानी तंत्र का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? संख्याओं के समूह को दिखाने के लिए जो हम तंत्र का उपयोग करते हैं वो तंत्र क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, यानी कि नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए ये संख्या पद्धति कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। पहला क्या है? वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। पहला क्या है? वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। इस चैप्टर में हमको जो 10 की गणित है उसमें हमको पहला ही चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वास्तविक संख्या। क्या पढ़ने को मिलेगा? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। हमको पूरे चैप्टर में यही सब चीज़ें पढ़नी, और ये तो आपको 11th में पढ़ना होगा। इसको अभी हम कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, बस आपको बस मोटी मोटी बात में ये जानना है कि नंबर सिस्टम 2 भागों में बांटा गया, संख्या पद्धति को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। इस रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं में हम कुछ और भी चीज़ों को जानेंगे, जैसे होता है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो संख्याओं के बारे में, तो नंबर 1 नंबर पे आती है, वो आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, तो गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये पहला। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं होल नंबर। दोस्तों होल नंबर में क्या आता है? प्राकृतिक संख्या जो है अभी आपको ये अधूरी दिख रही, पूरी नहीं दिख रही, यानी कि 1 से स्टार्टिंग की है तो डिफिनेट दिखता है, और उसके बाद इसको पूर्ण करने के लिए हम 0 के आगे लगा देते हैं।
तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या होती है? पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? जितनी भी धनात्मक हैं, जितनी भी धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, और पूर्णांक का मतलब ये होता है कि पूरा अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा। -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक, इधर 1 2 3 इन्फिनिटी प्लस तक। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, और वो पूरा होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 पूरा, 3 पूरा, ये सब पूरा पूरा है, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। तो 0 भी एक पूर्णांक होता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे हम कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जहां पे ये जो Q है, यानी कि जो ये Q हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब तो वो सही है, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं, जैसे 0, 2/4, 5/9, 6, 7, 5/7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। जितनी बट्टे मिलेंगी या फिर बट्टे में न रहें तो बट्टे 1 हमेशा होता ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? हालांकि आप ये नॉर्म पढ़ चुके होंगे, फिर भी इसको थोड़ा सा रिवीजन हम करवा रहे हैं इसका। ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में करड़ी में जितनी भी संख्याएं आपको दिखेंगी वो सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखना होगा, जैसे कि किसी संख्या का अगर करड़ी में है, वर्गमूल निकल रहा है, तब तो परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर हमने करड़ी में 4 लिखा, तो 4 का अगर वर्गमूल निकालो तो इसका 2 निकल के आएगा, तो ये करड़ी में 4 है, ये कहलाएगी परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं कहलाएगी। ठीक है। और अगर हमने कह दिया करड़ी में 16, तो ये भी क्या कहलाएगी? ये इसका वर्गमूल निकल के आएगा 4। यानी जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है उसको तो हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है बाकी सबको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पे, 6वें नंबर का जो आता है वास्तविक संख्या, जो कि हमको यही पढ़ना है। वास्तविक संख्या आपको इसी से परिचय कराते हैं कि जो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों दिख रही हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को, यानी कि इन्हीं के एक साथ संयुक्त करके अगर देखा जाए तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्या। तो परिभाषा क्या बनेगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि दोनों प्रकार की संख्याएं आएंगी, परिमेय वाले भी आएगी, अपरिमेय वाले भी आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए तो 6 नंबर तक वास्तविक संख्या होगी। आप इस पे अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। 7वें नंबर का जो आता है अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? जैसे हमने कहा 2 को देखते हैं काटकर, तो अगर 2 को देखें तो किस किस से विभाजित हो रही है? 1 से विभाजित होगी, और वो खुद 2 से ही विभाजित होगी।
तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो जाएगा, क्या 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको विभाजित किया जाए तो 1 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा, तो मतलब ये संख्या नहीं होगी। इसके अलावा 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, सभी को चेक कर सकते हैं। 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से। मतलब ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। किसी भी संख्या से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिया 4, 6, 9, 12, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, किसी भी नंबर से पूरा पूरा कट जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9वें नंबर का जो आता है सम संख्या। आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना होगा। सम संख्या, सम संख्या इसे बोलते हैं इवन नंबर, इंग्लिश बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, नहीं 9 नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें 2 से काटेंगे तो एक शेष बचेगा, इसका मतलब 9 नहीं है। तो 10, 12, 14, 16 ऐसे करके। ठीक है, अब विषम की बात करते हैं। तो विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याओं में जिसको बोलते हैं ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, तो हो गया 1, 3, 5, सब में एक शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, 7, 9, 11 ऐसे करके अंतर। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है, एक और संख्या बची जिसका नाम है अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सहभाज्य संख्या क्या है? ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका म से निकाले तो केवल कितना है, 1 आए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, स मतलब 7, यानी साथ में 2 संख्याएं होनी चाहिए, उनका जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों का अगर म से निकाले, महत्तम समापवर्तक निकाले, HCF निकाले, तो हमेशा निकल के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या नाम देंगे, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको ये सब छोटी छोटी जो बातें आपको याद रखनी होगी, ताकि सेशन में पढ़ाते वक्त जो चीज़ें आ जाए, कभी अभाज्य संख्या बोल दिया जाएगा, शब्द आ जाएंगे कुछ ऐसे, तो शब्द को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे अपना माइंड को देखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे शब्द बोलेगा जरूर कि ये शब्द है, अभाज्य संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या होगी, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर पूर्णांक की बात कर दिया तो पूर्णांक में तुरंत आपको याद होना चाहिए कि धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं थी, वो पूरी पूरी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। तो डियर, इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, इस प्रश्नावली में, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इस प्रश्नावली हमको पढ़ना है। ठीक है, इस प्रश्नावली पढ़ने हम पढ़ेंगे जो चीज़ें है, प्रश्नावली 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडी विभाजन, प्रमेयिका एवं एल्गोरिथम, पूर्णांक की वैधता, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, HCF और LCM। ठीक है, तीसरी प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे कि किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कंपलसरी। ठीक है, और 1.4 में देखा जाए तो शांत और अशांत दशमलव का प्रसार बताना है। ठीक है, बस ये 4 प्रश्नावली को हमको पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद ये प्रश्नावली पूरा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, विभाजन, प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों शब्द अलग अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं,
ठीक है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसका मतलब पूरा ये है, ये याद रखना होगा कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। बस आपको याद रखना है कि ये स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हम किसी प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले पहला चरण उपयोग में लाते हैं, फिर दूसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण क्या होता है। अब जैसे आपको ये कही मतलब एक उदाहरण समझा रहे हैं, जैसे एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भागुजोग प्रक्रिया वाली, ठीक है। भागुजोग प्रक्रिया यानी कि मिश्र संक्रियाओं में जो आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे रेखा को ब्रैकेट सबसे नीचे वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद ऑफ यानी कि का गुणा का निशान छोड़ते हैं, ऑफ का। फिर उसके बाद भाग का, फिर उसके बाद गुणा का, फिर उसके बाद जोड़ का, फिर घटाने का। मतलब ऐसे करके चलते हैं हम लोग, तो उस ऐसे करके चलते हैं, तो ये स्टेप्स होते हैं। तो वही होता है कि एल्गोरिथम क्या होता है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब स्टेप्स होते हैं, सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं। स्टेप का मतलब 1 2 3 करके ऐसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वैसे स्टेप होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप्स होते हैं, सब स्टेप्स, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, यानी कि चरण होते हैं। पहले चरण में हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में क्या करेंगे, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। आगे हम सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। प्रमेयिका क्या होती है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका जो होता है एक पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उस कथन के आधार पे किसी और समस्या यानी कि गणित की किसी और प्रश्नों को हल करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, ठीक। जैसे पहले से उपयोग किया गया एक पहले से सिद्ध किया हुआ एक प्रमेय है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बहुत सारी ऐसी प्रमेयिकाएं हैं, प्रमेय हैं, उन प्रमेय के आधार पर ही बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रमेयिका कहलाता है, ठीक है। उन्हीं सिद्ध हुए कथन को भी आधार पर हम सवाल को हल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस प्रश्नावली हमको पढ़ना है, पहली प्रश्नावली में जो कि इस प्रश्न को हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या प्रश्न में दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें जो प्रश्नावली का 1 का पहला सवाल है वो निम्नलिखित निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बताया ना, एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बोला क्या है कि एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि सिस्टमिक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उसको क्या करना, स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जो एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको एचसीएफ आना जरूरी है, तब तो ये आपको समझ में आएगा। एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो भाग विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि आप छोटी वाली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी गुणा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। संख्याएं दी रहती हैं, संख्याओं में एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं और भाग देने तब तक ये भाग चलती रहती है जब तक कि वो कट के लास्ट में शून्य ना आ जाए, यानी कि शेषफल 0 ना बचे। तो जिससे लास्ट में पूरा कटता है वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हर एक स्टेप को हम लिखेंगे भी और इसी स्टेप के आधार पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में दिया 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है। चलिए भाग देते हैं हम। जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो 135 से हम लोग किस में भाग देंगे, 225 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में भाग जाएगी। घटाएंगे तो बचेगा 0, यहाँ से हासिल जाएगा तो जाएगा 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 0, ठीक। अब ये यहाँ तक हमने जो भाग दिया तो ये एक स्टेप हुआ, स्टेप का एक। और हम इस स्टेप को कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं पहला स्टेप है ये चरण नंबर 1 जो है, पहला स्टेप ये है कि ये होता है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं। भाग में अगर देखा जाए तो इसको भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप क्या हुआ
कि अगर इसको सही से लिखना हो, व्यवस्थित क्रम में लिखना हो, भाग जैसे कि करते हैं हम लोग, भाग को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो लिखा जाएगा 135 गुणे कितना 1, और शेषफल को जोड़ देते, शेषफल 90 आ गया, जुड़ जाएगा। अब इन सब करने के बाद कितना आना चाहिए, 225 आना चाहिए, तो 225 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जब इससे भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे ऐसे भाग का निशान बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पे लाएंगे। जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो 135 में भाग देंगे 90 से, कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा। अब घटाएंगे तो बचेगा 5, और 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब फिर ये दूसरा स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि अब जिस प्रकार से इसको किए थे उसी प्रकार से करेंगे। जैसे नहीं होता है कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक धन शेषफल, तो इस आधार पे हम लोग करेंगे, इस सूत्र के आधार पे लिखेंगे हम लोग, तो ऐसा स्टेप बनेगा। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या बनेगा हमारा, 135 बराबर इसका इसके साथ गुणा, यानी कि 90 गुणे कितना 1 प्लस कितना 45। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप, अब इससे से भाग जाएगी नहीं तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, भाग को यहाँ पे लिखेंगे, 90 जाएगा। कितनी बार भाग जा रही, 2 बार, 45 गुना के 90। अब देखिए यहाँ पे भाग पूरा पूरा कट गया, जिससे कटेगा पूरा पूरा उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारा, तीसरा स्टेप हो गया 90 हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस का 0। तो यहाँ पे जो स्टेप के आधार पे अगर देखा गया, यानी कि चरण के आधार पे देखा गया, तो अतः एचसीएफ जो आएगा निकल के वो कितना आएगा हमारे पास, 45, क्योंकि 45 से ही पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ऐसे आपको तीनों सवालों को आपको लगा के दिखाना है। ठीक है, एक सवाल और हम हल कर देते हैं, इस वाले को या फिर इस वाले को हल कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 616 में 32 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 32 दूना 64 61 है। ठीक है, तो 32 से कम 32, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भाग देंगे और देखते हैं कितनी बार जाता है, 9 बार शायद जाएगा, 9 गुना के 18, 9 तरीक 27, 27 से 28, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ से 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो इसको, क्योंकि भाग जाएगी नहीं तो इसको उठा के यहाँ लाएंगे, हो जाएगा 32, भाग देंगे तो 8 चौके 32। ये एक ही स्टेप में फॉलो हुआ, ये जो हुआ एक ही स्टेप में पूरा, सॉरी 2 स्टेप में फॉलो हुआ, मतलब ये 2 स्टेप में पूरा गया। इस 2 स्टेप को लिखेंगे, पहला स्टेप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक था, दूसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक था। तो पहले स्टेप में लिखेंगे हम लोग क्या कि 616 बराबर 32 गुणे 19, ठीक है, प्लस कितना शेषफल बचा था 8। ये दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस का 0, किससे पूरा पूरा कटा 8 से, यानी कि एचसीएफ इसका क्या है, अतः एचसीएफ। ठीक है, तो ऐसे आपको ये दोनों प्रश्नों को हल करना है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपको जैसे भाग हुआ, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, ये सब जानना बहुत जरूरी है।